नंबर्स की जो कि पिछले साल के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं और खरीफ सोइंग 16% के आसपास ड्रॉप होते हुए दिखाई दी है अनइवन रेन्स की वजह से। ओवरऑल सोइंग नंबर्स पर बातचीत करने के लिए सिराज हुसैन है और साथ ही राइस सोइंग के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रेम गर्ग से। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे करंट स्थिति को। इनफैक्ट जैसे मॉनसून ने पेस पकड़ा था, रेन डेफिसिट भी कम हुआ था, सोइंग की स्थिति भी थोड़ी ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन वापस से जो मॉनसून की पेस है वो धीमी होते हुए दिखाई दी है। जो करंट आंकड़े हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर पिछले साल के करस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपेयर करें तो लगभग 16% की कमी अभी भी है। आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? क्या व्यू है आपकी व्यू है आपका करंट सोइंग नंबर्स पर? देखिए, पिछले साल से इसका मुकाबला करना हम समझते हैं कि पूरी तरह जायज नहीं है, क्योंकि ये हम एल नीनो ईयर में हैं और पिछले साल एक नॉर्मल ईयर था। लेकिन सोइंग के जो आंकड़े गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं 10 तारीख तक के, हमें लगता है कि वो थोड़ा सा अंडर स्टेटेड हैं, क्योंकि जुलाई में अगर आप देखें तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में, नॉर्थ में, वेस्ट में अच्छी बारिश हुई है। और राजस्थान ले लें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लें, पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, मध्य प्रदेश, सब जगह अच्छी बारिश हुई है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े जब ये अगले हफ्ते इशू होंगे तो थोड़ा सा बेहतर होंगे। लेकिन ये बात सही है कि सदर्न स्टेट्स में जहां जून में सोइंग हो जाती है, अर्ली जून में सोइंग हो जाती है, वहां पर जो दालों की सोइंग है वो काफी कम है और उसकी वजह से दालों का उत्पादन पूरी उम्मीद से हम कह सकते हैं कि कम होगा। ओके, तो पल्सेस का पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर गर्ग, अगर हम राइस सोइंग के आंकड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर हमने काफी रेनफॉल डेफिसिट ऑब्जर्व किया है, खासतौर से कई जिलों में, जिसकी वजह से रिपोर्ट थी कि राइस की जो पर इम्पैक्ट आया है, बाकी खरीफ सोइंग पर भी इम्पैक्ट दिखाई दिया है। उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि राइस सोइंग के आंकड़े उतने या फिर राइस के ओवरऑल प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। कुछ आंकड़ों में बदलाव हुआ है क्या? क्या स्थिति ओवरऑल सोइंग के या प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे पास अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं, हमने अपनी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने इसका सर्वे करवाया था, जो एक कल 13 तारीख को ही उसकी रिपोर्टें आई हैं। उसके हिसाब से आप देखिए कि प्रमुख जो बासमती धान का उत्पादन स्टेट हैं वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इस इलाकों में बारिश की जो रुपाई की शुरुआत काफ़ी अच्छे रूप से चल रही है और जो पिछले साल सीजन में अच्छे दाम मिलने के कारण किसानों ने बासमती का रकबा बल्कि बढ़ाया है इस साल के अंदर, और इसके अंदर अधिकांश क्षेत्रों में फसल की शुरुआती वृद्धि भी बहुत अच्छी दर्ज की गई है, जो हमारे पास डेटा और आंकड़े आए हैं। अभी तक किसी बड़े कोई भी किस्म का कोई प्रकोप ऐसा क्रॉप के ऊपर नहीं देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जो जलाशयों का स्तर था, जो पानी की अवेलेबिलिटी थी, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जिसके अंदर के बासमती को हम गिने तो इसके अंदर PB 1121, PB 1718 और PB 1509 और PB 1847 और बासमती 1401, इनकी क्रॉप किसानों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में की है। और इसको यदि हम आंकड़ों को लेकर जाएं, जो प्रमुख गैर बासमती राइस के उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसमें भारत की अच्छी मतलब बारिश से रुपाई शुरुआत हुई है। और पश्चिम और दक्षिण इस भारत में कुछ क्षेत्रों में जून में कम बारिश के कारण बुआई में देरी हुई है। हाल ही के बारिश के बाद धान की जो रुपाई है और मतलब ग्रोइंग है, इसके अंदर काफी तेजी से बढ़त हुई है, जो हमें लगता है जो आने वाले जो एरिया जो बढ़ेगा, जो पिछले साल का रकबा बोया गया था धान के अंदर, अब के कम से कम 2 से 3% वो टोटल रकबा बढ़ेगा। और क्रॉप का जो अनुमान था अल नीनो के बाद भी, जो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि अल नीनो का असर शायद कंट्री के अंदर नहीं होगा, और अभी जो टोटल हम फसल की रेटिंग करें तो हमारी जो धान की बुआई है 10 में से 8.5% के आसपास की हो चुकी है, और जो आने वाले टाइम में हो सकता है ये 10.5 तक पहुंच जाए अगले, क्योंकि 10 दिन 15 दिन अभी और हैं जिसमें सब जगह धान की रुपाई अभी चल रही है। तो इसके लिए धान की कोई भी डरने की हमें जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, और चावल की हमारी फसल आने वाले साल में पिछले साल से भी अच्छी होने की उम्मीद है। आपका भी सिमिलर व्यू है कि सिराज जी, अगर हम राइस के ओवरऑल सोइंग या फिर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स को देखें? देखिए, ये बात सही है कि जो इरिगेटेड एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह है, वो काफी सिंचित हैं।
वहां पर सिंचाई 90% से भी ज्यादा है, तो इसलिए उन एरियाज में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो रेनफेड एरियाज में राइस ग्रो करती हैं स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वहां पर अगर बारिश कम होती है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि चावल के केस में हम बहुत बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं, और यहां तक स्टॉक इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट ने 72 लाख टन चावल तो इथेनॉल के लिए ईयर मार्क किया है। इसलिए जो मेन कंसर्न है वो चावल में नहीं है, बल्कि वो पल्सेस में है, ऑयल सीड्स में है, कॉटन में है वगैरह। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना भी चाहती थी सिराज जी, आपने पल्सेस का तो जिक्र किया, लेकिन जो बाकी क्रॉप्स है, जैसे आपने ऑयल सीड्स की बात की, अगर हम रीसेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो ऑयल सीड्स में तो लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है। अगर सोइंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स जितना एरिया कवर हुआ है, तो अगर हम ऑयल सीड, सीरियल्स या फिर कोर्स ग्रेन्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, सोयाबीन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है आपको सिराज जी? देखिए, ऑयल सीड्स का एरिया घटा है, और जाहिर है कि किसानों को ये उम्मीद शायद नहीं रही होगी कि उन्हें एक मुनासिब दाम मिलेगा। और मुझे नहीं मालूम कि जो अच्छी वैरायटीज हैं वो उन तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। लेकिन जो ज्यादा ताज्जुब मुझे हो रहा है डेटा देख के, वो ये है कि मूंग वगैरह का एरिया भी कम हुआ है। और गुजरात में हालांकि अच्छी बारिश जुलाई में हुई है, मुझे लगता है कि ग्राउंडनट वगैरह का एरिया आगे चल के शायद बढ़ जाए। लेकिन एक जो और ताज्जुब की बात है कि बाजरा का एरिया भी कम हुआ है, जबकि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है, इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद बाजरा का एरिया भी तकरीबन 26% कम हुआ है, ज्वार का एरिया भी कम हुआ है। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह का इम्पैक्ट है जो इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर गर्ग, अगर हम राइस के पर्सपेक्टिव से प्राइसिंग और एक्सपोर्ट सिचुएशन समझना चाहें तो किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा था क्योंकि वापस से जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अराइज हो रहे हैं। पहले हमने देखा था कि एक्सपोर्ट्स रेजिलिएंट रहे थे इंडिया की तरफ से। फिलहाल क्या सिचुएशन है, किस तरीके की डिमांड है, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, राइस के अंदर जो लास्ट ईयर डेफिनेटली ये क्रॉप हमारी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे बड़े स्टॉक के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। पर गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जिसके अंदर वो एथनॉल में तो राइस को दे रहे हैं, जैसे 7 मिलियन टन के आसपास दिया। पर इसको यदि एक्सपोर्ट के लिए भी देना शुरू कर दे गवर्नमेंट, तो आज हमारे पास जो हम 40% पूरे वर्ल्ड का राइस का ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ में, तो इसको बढ़ाकर हम 50% आराम से ले जा सकते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे लिए अर्न होगा कंट्री के लिए। और एक दूसरा, इस साल पूरे साल किसानों को बहुत अच्छे दाम मिले अपनी क्रॉप के, क्योंकि भारत से कंटिन्यूसली डिमांड बनी रही है। इसको बासमती में ले लें या नॉन बासमती में, सब वार होने के बाद भी कैसे ना कैसे राइस मिडिल ईस्ट कंट्रियों को एक्सपोर्ट हो रहा है और प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी भी पिछले ये सब वार होने के बाद भी बासमती राइस के अंदर आप देखेंगे 7 से 8% की तेजी दर्ज की गई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। नॉन बासमती के अंदर अभी कम से कम $20 पर टन की तेजी पिछले 8 से 10 दिन के अंदर आई है। जो राइस नॉन बासमती राइस ट्रेड हो रहे थे $335-340, आज $365 पर ट्रेड हो रहे हैं। डिमांड लगातार बनी हुई है वर्ल्ड वाइड। तो और इसके अंदर अभी आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहेगा, तो जो एक हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, जो हम एक बहुत बड़े वॉल्यूम में और जो लगभग 1,30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत सिर्फ राइस का करता है, तो इसको बढ़ाकर जो लक्ष्य था गवर्नमेंट का कि इसको 1,80,000 करोड़ किया जाए, वो तभी पॉसिबल है जो स्टॉक्स को यदि एथनॉल में ना देके और इस राइस को यदि एक्सपोर्ट के लिए दे दिया जाए, तो एक्सपोर्टर्स इसको ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ज्यादा हम अपनी मार्केट को ले पाएंगे और किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा। इनफैक्ट सिराज जी, एक और व्यू आपका क्विकली। हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स की बात की, लेकिन ग्राउंड नट की सोइंग देखें, सीसेम की देखें, कैस्टर को देखें, तो यहाँ पर 30-40% तक का पिछले साल के मुकाबले ड्रॉप है। ऑल दो कंपैरेबल नहीं है, बट स्टिल कॉटन की बात करें 20% की सोइंग का ड्रॉप वहां देखने को मिल रहा है। कॉटन के प्राइसेस तो ऑलरेडी काफी सर्ज भी हुए हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। तो दो चीजें ये कि प्राइसिंग कैसी रह सकती है कंसीडरिंग जैसी सोइंग हो रही है, प्रोडक्शन को लेकर किस तरीके के सिचुएशन इन कमोडिटीज की बनते हुए दिखाई दे रही है, और एग्जिस्टिंग जो लेवल्स हैं प्राइसेस रिटेल मार्केट में, उनका ट्रेंड कैसा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, सूखे का डायरेक्ट असर पल्सेस और ऑयल सीड्स पर आ सकता है, और ये तो बिल्कुल वाजे है कि
ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से कम होगा। पिछले साल काफी अच्छा प्रोडक्शन मस्टर्ड में हुआ था, जो कि एक रबी क्रॉप है। तो अगर आगे चल के बारिश कम होती है और सॉइल मॉइस्चर कम रहता है तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन भी हो सकता है कि गिर जाए। तो हम समझ सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर ग्लोबल प्राइसेस भी हाई रहे वॉर के इम्पैक्ट से या और वजूहात से, तो फिर हो सकता है कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी महंगा हो जाए। तो कुल मिला के एडिबल ऑयल में बढ़ने की उम्मीद है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी कहा गया कि गवर्नमेंट अपने सेंट्रल पूल से राइस का एक्सपोर्ट अलाउ करे, तो ये नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि WTO में जो इंडिया ने कमिटमेंट दिया था बाली में, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टॉक हम प्रोक्योर करेंगे MSP पे, उसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसका एक्सपोर्ट संभव नहीं है।